हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मींस क्वेश्चन नंबर 80 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो सबसे पहले उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए, उन्हें देखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलो बात करते हैं अब हम पार्ट नंबर 10 की। और पार्ट नंबर 10 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 81 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसका आंसर आपके चारों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, मींस क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है पता नहीं, जो भी है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम सॉल्व करते हैं। सीखते हैं कि अगर क्वेश्चन सही होता है या आंसर इसका मैच करता है तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है और आपको एक सरफेस दी हुई है और आपको बोला गया है कि इस सरफेस पर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। सरफेस जो दी हुई आपको क्या दी हुई, एक पैराबोलिड दी हुई। इस पैराबोलिड पर आपको इस वेक्टर का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना, इसके कर्ल का इंटीग्रेशन निकालना है। क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे डॉट डीएस है, ये मान के चलना कि ये डीएस वेक्टर है और डीएस को हम कितना मान रहे हैं, एन कैप डीएस मान रहे हैं, तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल सी बात है। वेक्टर कैलकुलस की जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कुछ थ्योरम्स है। उस थ्योरम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारी स्टोक थ्योरम। और इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्टोक थ्योरम को यूज करते हैं। और स्टोक थ्योरम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पे ध्यान देना कि डीएस वेक्टर है तो इसको मैं एन कैप डीएस लिखूंगा। एन कैप क्या होता है, जहां पर उस सरफेस एस के आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है। जैसे इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है, लाइन इंटीग्रल की इक्वल होती है, जहां पे सी क्या होता है, उस सरफेस के अंदर जो उसकी बाउंड्री होती है वो होती है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करते हैं। एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करोगे तो डी आर आपको पता है कितना होता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जैसे कैलकुलेट करेंगे एफ डॉट डी आर आप सबको आता है, डॉट प्रोडक्ट से ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, z की वैल्यू कितनी है 2। जैसे z की वैल्यू 2 होगी, 2 एक कांस्टेंट है तो dz कितना हो जाएगा 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में z की वैल्यू 2 रख देते हैं और dz की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे ये पोर्शन कितना हो गया 0। हमारे पास में कितना बच गया, केवल ये पोर्शन। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, जो सरफेस दी हुई है उस पे चलते हैं। सरफेस कितनी दी हुई है, 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर z की वैल्यू कितनी है 2। जैसे 2 पुट करते हैं हमें एक सर्कल मिल जाता है। इसका मतलब जो c है वो मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मींस हमें ये जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है वो इस सर्कल पे कैलकुलेट करना है। और इस सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देखें तो कितने होते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी 2 cos थीटा, y की वैल्यू कितनी होगी 2 sin। पुट करके देख लो, इस इक्वेशन को क्या करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखो, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ये क्वांटिटी आ गई है, हमें x और y की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें चाहिए dx और dy। तो हम क्या करते हैं, यहीं से dx और dy कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ x की वैल्यू है तो dx कितना हो जाएगा, माइनस के 2 sin थीटा, क्योंकि x कितना है cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। अगेन डी थीटा dy की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिमिट लगानी है और लिमिट किसके लगेगी, थीटा की। और सर्कल के केस में थीटा कहां से कहां मूव करेगा, ऑफ कोर्स 0 से लेकर के 2 पाई तक। लिमिट लगाए, कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ गया, माइनस के 12 पाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। चारों ऑप्शन इसके मैच नहीं करें, इसका करेक्ट आंसर जो होगा माइनस 12 पाई होगा। किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है तो इस क्वेश्चन में आसानी से लगा सकता है। अब बात करते हैं आगे, जितने भी हमारे पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना। सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 82। और क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो आंसर आपका होगा 4। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, dy ओवर dx और dy ओवर dx की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी प्लस, और y log y अपॉन कितना दिया हुआ है, x माइनस log y। जब log का बेस डिफाइन करके नहीं दिया हुआ है तो आपको मान के चलना है कि log का बेस कितना है, e है। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम इसको कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में बना लें। फर्स्ट ऑर्डर में बनाने के लिए dy बाई dx में तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में ये माइनस वाली क्वांटिटी आ रही है। इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो dx ओवर dy की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, तो dx प्लस
dy, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस क्वांटिटी को चाहो तो उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे dx बाई dy करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, log y माइनस x आपके पास में आ जाएगा अपॉन ये कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास में y और log y, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। इसकी वैल्यू उधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस कितना हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, dx ओवर dy। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो log y से log y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट होगा यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 1 अपॉन y, ठीक है। या इसको इस तरह से लिखो आप x वाले, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो अब डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना बन गया, x। तो x वाली क्वांटिटी को इधर लाओगे तो ये कितना हो गया, प्लस के, और कितना हो जाएगा, x अपॉन y log y, और इक्वल्स टू आपका कितना बच गया, log y से log y को डिवाइड किया 1 अपॉन y। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, किसके अंदर, dx बाई dy के अंदर। जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करें, dx ओवर dy प्लस p ऑफ y, यहां y का फंक्शन होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसके साथ में x इक्वल टू समथिंग qy, इसी फॉर्म में इक्वेशन है। तो यहां से हमारे पास में p ऑफ y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 अपॉन y, और कितना हो गया, log y। एंड q ऑफ y की बात करें तो q ऑफ y कितना आ गया मेरे पास में, सॉरी, ये 1 अपॉन y हमारे पास में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको सोल्व करना है, क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e पावर इंटीग्रेशन p डॉट, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है y के रिस्पेक्ट में। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन y, और कितना हो गया, log y, और डॉट dy। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे log y को अगर t मान लेता हूं, तो log y को t मानेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, log y कितना होता है, 1 अपॉन y, dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, दैट इज dt आ जाएगी। तो 1 अपॉन y, dy की वैल्यू कितनी आ गई, dt, 1 अपॉन t का वापस इंटीग्रेशन करेंगे, कितना हो गया, log t, e से log कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, t, और t कितना माना था हमने, दैट इज इक्वल टू, d की वैल्यू मानी थी log y, तो ये कितना आ जाएगा, log y। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कितना आ गया आपके पास में, log y। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होता है x मल्टीप्लाइड बाई log y, यही होता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, log y, मल्टीप्लाइड बाई आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y, और कितना हो गया, dy, qy आता है, ये qy 1 अपॉन y है, ये आपका log y इसका आ गया, और प्लस क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट c। बस इसको क्या करना, अपने को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर दो। अगेन क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी वापस ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, log y को अगेन t मान लेते हैं, log y को जैसे t मानोगे कितना हो गया, 1 अपॉन y, dy की वैल्यू कितनी आ गई, dt। यहाँ कितना बच गया, केवल t बच गया, t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर बाई 2, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, और x कितना हो गया, log y इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, log y का होल स्क्वायर अपॉन 2, और कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस कांस्टेंट c। आंसर मैच करो, क्वेश्चन नंबर 82 उसका फोर्थ आंसर यही है, x log y इक्वल टू log y का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं करना था आपको, फर्स्ट ऑर्डर को क्या करना था, सॉल्व करना था। अब ध्यान से देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, और क्वेश्चन नंबर 83 ध्यान से देखो, ये तो बहुत ही आसान था, इसका आंसर जो है वो 3 है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, आपके पास में एक इक्वेशन है p स्क्वायर माइनस xp और प्लस y इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये आपके पास में जो है एक इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये कैसे थे, लीनियर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास में, लेकिन ये लीनियर ध्यान रखना है किसमें था, dx अपॉन dy के अंदर था। यहाँ पे जो लीनियर, यहाँ पे जो p है, p का मतलब जो होता है स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, हम मान के चलते हैं dy बाई कितना है, dx है। तो p जब आपके पास में dy बाई dx है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे p की पावर लगी हुई है, तो इक्वेशन कैसे बन जाती है, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें एक जो मेथड होता है वो लाग्रांज होता है, और लाग्रांज का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लेरॉट्स फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन है आपको क्लेरॉट्स फॉर्म में दी हुई है, कैसे दी हुई है, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को, इन दोनों फैक्टर को मैं उधर ले जाऊं तो इसको क्या लिख दूं, y इक्वल टू ये कितना हो गया, xp माइनस p स्क्वायर। और ध्यान से देखो, आपके पास में एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं क्लेरॉट्स फॉर्म, और क्लेरॉट्स फॉर्म जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू समथिंग, आपको कितना दिया, p यहाँ पे dy बाई dx है, ध्यान देना, p dy बाई dx है, तब यहाँ आएगा। अगर आपके पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है
कि P1 आपके पास में dx ओवर dy है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। तो y इक्वल टू px प्लस आपके पास में कोई भी फंक्शन ऑफ p दे रखा है, ये होती है क्लैरोट्स इक्वेशन। और एक क्लैरोट्स इक्वेशन जो होती है वो आपका स्पेशल केस होता है किसका, लाग्रांज इक्वेशन का। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, इसको अगेन हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में जो होगा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इतना ही करते हैं इसके अंदर, सीधा याद रख लो क्लैरोट्स फॉर्म का। अगर इस फॉर्म में आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जहां जहां आपको p दिख रहा है इक्वेशन के अंदर वहां पे c पुट कर दो। जैसे c पुट करेंगे y इक्वल टू कितना हो गया, cx और प्लस f ऑफ c, जहां पे c कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ये उसका सॉल्यूशन होता है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ इसी फॉर्म में दे रखी है, देखो y इक्वल टू px माइनस ये f ऑफ p मींस पूरे p का फंक्शन है। तो हेंस हम बात करें क्लैरोट्स इक्वेशन है, तो हेंस सॉल्यूशन हमारे पास में कितना हो जाएगा, सिंपल सा था y इक्वल टू xc माइनस c स्क्वायर, जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। अब बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, y माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, y माइनस सी एक्स हो जाएगा और प्लस कितना हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, और क्वेश्चन नंबर 84 को ध्यान से देखो, इसका जो आंसर होगा वो आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, इसके लिए आपके पास में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री m dx प्लस n dy टू बी एग्जैक्ट इज, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए, इसके लिए क्या होगी, ध्यान से देखो। ये इक्वेशन एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन आपको दी फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ में आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि ये क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। अब ध्यान से देखो, अब एग्जैक्ट बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना होता है कि my की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, nx के इक्वल होना चाहिए। मींस m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल होना चाहिए, n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। तो ये सीधा रिजल्ट होता है, और ये रिजल्ट जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ डेल्टा m अपॉन y इक्वल टू डेल्टा n ओवर x। अगर आपको नहीं याद है तो कैसे निकालें, ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं हम u इक्वल टू कितना है, c। इसको सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहां से ध्यान से देखो, मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो हम अगर बात करें टोटल डिफरेंशिएशन की, तो टोटल डिफरेंशिएशन से हमें पता है कि जो du होता है उस du की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा u ओवर डेल्टा x dx प्लस डेल्टा u ओवर डेल्टा y और dy होता है। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे 3 रिजल्ट आ रहा है, du की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। एज वेल एज आपको डेल्टा u ओवर डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई, m हो गई, ये हो गया डेल्टा u ओवर डेल्टा x, एंड n जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा u ओवर डेल्टा कितना हो गया आपके पास में, y हो गया। ध्यान से देखो आगे यहाँ पे u जो है आपके पास में इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, और इस इक्वेशन के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि जो u है वो क्या करें आपके पास में, इसके जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स कैसे हैं, कंटीन्यूअस है। और आप सबको पता है कि जब u के डेरिवेटिव्स अगर कंटीन्यूअस हैं तो डेल टू u ओवर डेल x डेल y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल टू u ओवर डेल y डेल x के इक्वल होगी। इसके डेरिवेटिव्स क्या मान के चल रहे हैं, इसके डेरिवेटिव्स क्या है, कंटीन्यूअस है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटीन्यूअस है तो आप सबको रिजल्ट पता है कि डेल टू u ओवर डेल x डेल y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे डेल्टा y आएगा, डेल टू u ओवर डेल y डेल x। आपने पढ़ा भी होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में u के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे होने चाहिए, कंटीन्यूअस होने चाहिए। यहाँ के हम मान के चले u के पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, एग्जैक्ट है, इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, इसके कंटीन्यूअस है। जैसे कंटीन्यूअस होंगे यहाँ पे क्या होगा, m को हम किसके, अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे y चाहिए, क्योंकि हमें ये क्वांटिटी चाहिए, तो m को तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा m ओवर कितना आ गया, डेल्टा y इक्वल्स टू ये कितना हो गया, डेल u ओवर, इसको लिख देते हैं डेल x डेल y इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपके पास में n, और n का y के x के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा n ओवर डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई, डेल u ओवर डेल y डेल x।
आपको इस इक्वेशन देखो, जैसे दोनों इक्वेशन इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा, तो डेल्टा एम अवर डेल्टा वाई, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एम वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन एक्स के इक्वल आ गई, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के एग्जैक्ट होने के लिए आपके पास में कौन सा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट। तो वैसे तो सिंपल सा रिजल्ट था, आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 84, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 में भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 85, और क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है वो आंसर आपके पास में 4। ध्यान से देखो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y क्यूब, और इसके साथ में दे रखा है आपके पास में dy अवर dx इक्वल्स टू y, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना, मुझे सॉल्यूशन निकालना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। आपको लगाना है यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड। क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इस dy को मैं यहीं रहने देता हूं, इस dx को क्या कर देता हूं, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास में, इस dy को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x dy प्लस 2y क्यूब dy इक्वल्स टू कितना हो गया, y dx। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, x dy को उधर ले जाओ, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स y क्यूब dy इक्वल्स टू y dx माइनस x dy, ठीक है। और इस y स्क्वायर को मैं जैसे डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स y dy इक्वल्स टू, ये हो गया y dx माइनस x dy। अब इसको कितना लिख दूं, y स्क्वायर, और आप सबको पता है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन होगा, d। हमने क्या किया, x अपॉन y का, ठीक है, x अपॉन y का डिफरेंशिएशन करोगे, ये आएगा y स्क्वायर, y को रखा x का, x को रखा और y का। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो y dy, यहाँ पे भी y है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y स्क्वायर बाई 2, y 2 से 2 कैंसिल आउट, y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा, x अपॉन y और प्लस कितना c। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर, आंसर नंबर 4 के अंदर आपको ये दिया हुआ है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की, और क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 86 अगेन सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको आपको सॉल्व करना है, और उसमें भी आपको केवल और केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, d प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर एक और दिया हुआ है d माइनस 1 का होल क्यूब, और y इक्वल्स टू e पावर x, और बोला गया है कि आपको इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। इसका आंसर होगा 1। तो 86 और 86 का आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सबको आता होगा। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज 1 अपॉन इस क्वांटिटी को d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल क्यूब, e पावर x। अब देखो e पावर x के अंदर x का कोफिशिएंट चेक करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर जो d वाली क्वांटिटीज होती है उसमें पुट करके देखते हैं। जिस भी फैक्टर के अंदर जिस भी फैक्टर के अंदर x के कोफिशिएंट को पुट करने पे वो 0 नहीं हो रहा, उस फैक्टर में तो हम पुट कर देते हैं, लेकिन जिसमें हो रहा उस फैक्टर में हम पुट नहीं करते, इनिशियल कंडीशन नहीं करते। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1। जैसे मैं 1 यहाँ रखूंगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो इस फैक्टर में तो आप पुट मत करो। तो पहले स्टेज में तो हम क्या करेंगे, सीधा इस फैक्टर में पुट करेंगे, तो कितना हो गया, 1/3, और बचा कौन सा, d माइनस 1 का होल क्यूब, और उसके साथ में e पावर x। अब ध्यान से देखो, रूल ये होता है कि जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो तो x की वैल्यू जैसे d की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 पुट करोगे 0 आता है। जब ऐसे सिचुएशन होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो करते हैं पहले स्टेप में, तो क्या किया मैंने, देखो 0 हो रहा है तो 1/3, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखो, ये 3 बार आ जाएगा, 3 बार आते कितना हो गया, डिफरेंशिएट किया d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और मैंने कहा था x e पावर x से मल्टीप्लाई बाहर के साइड में, x e पावर x। फिर पुट करेंगे, फिर 0 आ रहा है तो फिर एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया x अपॉन, ये तो हो गया था 9, और ये कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स d माइनस 1 और e पावर x। लेकिन जैसे डिफरेंशिएट करोगे एक बार x से आपको वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, क्वांटिटी x स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 18। ध्यान से देखो, 1 अपॉन d माइनस 1 और e पावर x। एक बार फिर से पुट करोगे, फिर से 0 हो रहा है, फिर से नीचे डिफरेंशिएट करो, x से मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल आंसर जैसे x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, x क्यूब, नीचे आपका 18 और कितना बच गया, e पावर x। आंसर नंबर 1 ध्यान से देखो यही दिया हुआ है, x क्यूब e पावर x अपॉन 18, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें वैसा कुछ नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 87, और क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के 87 और 87 का जो आंसर है वो आंसर आपके पास हो जाएगा 1 के अंदर आपके पास में है प्लस माइनस। ध्यान से देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y डबल डैश का मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा y डैश और प्लस y इक्वल्स टू 0। ध्यान से पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया। आगे बोला गया कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं कि लेट जो हमारा मेथड है y इक्वल्स टू e की पावर mx बी द सॉल्यूशन ऑफ 1। तो जैसे इसका सॉल्यूशन होगा हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश करेंगे तो m बाहर आएगा, y डबल डैश करेंगे तो m स्क्वायर बाहर आएगा e की पावर mx। जैसे पुट करेंगे e की पावर mx तो कॉमन आ जाएगा, e की पावर mx आपने सॉल्यूशन माना है तो इसका मतलब e की पावर mx तो 0 नहीं होगा। तो जो बाकी की क्वांटिटी बची वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जैसे रखेंगे देन आपके पास में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये हो गया m स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 अल्फा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन आती है इस इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास में आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, आगे क्वेश्चन में सिंपल सी एक बात दी हुई है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं, दो रियल रूट्स है, रूट्स ही नहीं दो रियल रूट्स है और दोनों के दोनों रियल रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m के अंदर, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या करते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब क्यों, आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 आप सबको पता है। तो वहां पे 2 रियल रूट और इक्वल रूट एग्जिस्ट करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac कितना करना पड़ता है, 0। तो 4 यहां पे भी यही करेंगे 4 2, ध्यान से देखना इक्वल रियल रूट्स जैसे हम निकालेंगे तो इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जैसे करेंगे यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान से देखो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कैलकुलेट करोगे 4 0 के अंदर चला गया, दिस इंप्लाइज में डायरेक्ट लिख देता हूं अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 88 की, और क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, आपको अगेन सॉल्व करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 88 जो है उसका आंसर जो है वो कितना है, 2 है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो डी क्यूब प्लस 2 टाइम्स डी स्क्वायर प्लस और ये कितना हो जाएगा d और y इक्वल्स टू आपका दे रखा है e की पावर 2x प्लस x, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जहां पे d जो है वो कितना है d ओवर dx है। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं किया इसमें, अब ना तो आपको पर्टिकुलर पूछा है ना ही इसका आपका कम्युलेटिव फंक्शन पूछा है, CF पूछा, आपको पूछा पूरा सॉल्यूशन, और आपको पता है कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा आपके पास में CF प्लस PI होगा। CF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका होमोजेनियस पार्ट लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर CF फाइंड आउट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन एज्यूम करके चलते हैं, यही देख लो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा y इक्वल टू e की पावर mx। हम क्या करेंगे, इसके होमोजेनियस पार्ट का, होमोजेनियस का मतलब इस पूरी क्वांटिटी को मैं 0 के इक्वल ले लूंगा, जैसे यहाँ पे 0 था ऑलरेडी, इसको मैं 0 के इक्वल लेके ये इसका सॉल्यूशन एज्यूम कर लूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो क्या मिलेगी, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ d क्यूब, तो d क्यूब से कितना आएगा यहाँ पे m क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर और प्लस m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां से पूरी क्वांटिटी से m कॉमन आ गया तो m और ब्रैकेट में कितना बच गया m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू आपको 3 मिल गई, 0 -1 और -1, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं CF निकालने के लिए क्या करते हैं, CF कितना होगा आपके पास में y इक्वल टू, सबसे पहले इसके करेस्पॉन्डिंग m की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 रखो, जैसे 0 रखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 1 मिल जाएगा। तो अब आपको लगाओ C1 और डॉट 1, इस तरह से लिख दो चाहो तो प्लस। अब ध्यान से देखो
यहाँ पे इक्वल रूट आ गया, इक्वल रूट आ गया तो हम क्या करते हैं C2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा e की पावर -x प्लस C3। अब वापस -1 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा -x है, तो दोनों सेम हो गए। इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम दूसरी क्वांटिटी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया e पावर -x। और इसको थोड़ा बेटर वे में लिख लो तो ये CF कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस x C3 और बाहर कितना आ गया e पावर -x। ये तो आया हमारा CF। अब कैलकुलेट करते हैं हम PI, क्योंकि हमें इसका क्या करना है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना, और कंप्लीट इंटीग्रल के लिए हमें CF और PI को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। PI निकालना अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कैसे निकालते हैं PI, अगेन सेम चीज। PI के लिए क्या करेंगे 1/इंटीग्रेशन, जो भी क्वांटिटियां दी हुई अगेन मैं क्या करूं यहाँ पे d को कॉमन ले लेता हूं, ये कितना बच गया d+1 का होल स्क्वायर बच गया, और ब्रैकेट में कितना हो गया e पावर 2x प्लस x। थोड़ा इसको स्प्लिट कर लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। इसको मैं कितना लिख सकता हूं 1/d, d+1 का होल स्क्वायर e पावर x प्लस 1/d और d+1 का होल स्क्वायर और x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे 2x है, ठीक है, इसको 2x को, अब ध्यान से देखो, विजिबल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, मैंने बताया था क्या करते हैं डिनोमिनेटर पुट करके देखते हैं कि 0 हो रहा ही नहीं हो रहा है। जिस फैक्टर में 0 नहीं हो रहा उसमें हम पुट कर देते हैं, जिसमें हो रहा है फिर हम उस रूल को अप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम उसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। 2 रखोगे, कोई भी फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, तो पहला फैक्टर तो आपका आसानी से हो गया 2 और 2+1 का होल स्क्वायर। 2+1 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये तो सिंपली आ गया 1/18 e की पावर 2x। इसमें तो कुछ नहीं था। इस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस d+1 को ऊपर ले जाते हैं, तो प्लस 1/d, ये हो गया 1+d की पावर -2 और ये हो गया x इक्वल टू, ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं 1+x की पावर n से। जैसे 1+x की पावर n से ओपन करोगे तो 1+nx प्लस nn माइनस 1/2x² प्लस चलता जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे आएगा 1, उसके बाद में d के कोएफिशिएंट आएंगे, d आएगा, d² आएगा। जैसे आप d² d³ d4 लोगे, d² का मतलब है डबल टाइम डिफरेंशिएशन। 1 टाइम करोगे 1 आ जाएगा, डबल टाइम करोगे कितना आ गया 0, आगे के सारे फैक्टर कितने होंगे 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई e पावर 2x/18 और प्लस 1/d, और इसको केवल सिंपली कितना लिख लो 1 - 2d और e पावर कितना हो जाएगा सॉरी ओनली x। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, साइड में करते हैं, मैं इधर वाला पार्ट रफ कर देता हूं। ध्यान से देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, अब अपने को उस क्वांटिटी को लिखना है। तो ये कितना हो गया e पावर 2x अपॉन कितना हो गया 18। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 1/d, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/d, और अंदर जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये तो हो गया x माइनस, और ध्यान से देखो 2dx, dx का मतलब होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जैसे करोगे कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना बच गया ओनली 2। d का मतलब होता है dy by dx, या d का मतलब होता है d over dx, सॉरी d आपका एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका वैल्यू होता है d over dx। d का मतलब उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। 1/d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो यहां पे हमारे पास में 1/d है, इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी का मैं x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा। जैसे इंटीग्रेट करोगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं e पावर कितना हो गया 2x/18, और इंटीग्रेट करोगे x का कितना हो गया x²/2, और माइनस का कितना हो गया आपके पास में 2x। यहां पे कांस्टेंट नहीं लगाना है, कांस्टेंट वाला जो पार्ट होता है वो CF में आता है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कितना था 3, तो उसके अंदर कितने कांस्टेंट होंगे 3 कांस्टेंट ऑलरेडी यहां पे हैं C1 C2 C3। हेंस हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, हेंस CI का मतलब कंप्लीट इंटीग्रल है, CS भी लिख सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा y = CF प्लस कितना आ जाएगा PI। CF आपका कितना है वो रहा, इसको लिख दो C1 प्लस ये कितना हो गया C2 प्लस x C3, e पावर कितना हो गया माइनस के x, और ये आपके पास में कंप्लीट इंटीग्रल e पावर 2x/18 और प्लस x²/2 माइनस 2x। एक बार आंसर मैच करो, क्वेश्चन नंबर 88 था और क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर नंबर 2, ध्यान से देखो ये लिखा हुआ 1/18 e की पावर 2x और x²/2 माइनस के 2x। तो 82 में करेक्ट आंसर आपका 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 जब भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है वो प्रॉब्लम है IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको एक IVP कंडीशन दी हुई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर है वो आंसर है 1। सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं। क्या इसमें दिया हुआ है 3xy' और माइनस y = log x + 1, और जहां पे माना गया कि x पॉजिटिव है, इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे लॉग फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और लॉग के जो डोमेन की डेफिनेशन वो पहले डेफिनेशन यही है कि यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव।
बेस पे भी कंडीशन लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो क्या है, ई है, और जब ई होता है तो केवल हमें एक्स पे ध्यान देना होता है। आगे बात करते हैं, जहां पे आपको एक कंडीशन दी हुई है कि y(1) जो है वो y(1) की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2। अब देखो यहाँ पे आईवीपी दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला तरीका, सबसे आसान तरीका जो है वो ये है एग्जाम के अंदर, वो ये है कि मेथड नंबर फर्स्ट, आप क्या करो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि आपको आईवीपी दे रखी, इसका मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस आईवीपी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 4 ऑप्शन आपने चेक किए और आपको पता लगता है कि 3 ऑप्शन तो आईवीपी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। अगर 3 ऑप्शन आईवीपी को सेटिस्फाई नहीं करें, इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। रिमेनिंग जो भी बचा, जो आईवीपी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसका सॉल्यूशन रहेगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है, तब सॉल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास में ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाए जो आईवीपी को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे जब हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चारों ऑप्शन में जब आप कर रहे हो उसको आईवीपी को सेटिस्फाई करा के देख रहे हो, तो केवल और केवल पहला ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो आईवीपी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी 3 ऑप्शन आईवीपी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर आंसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 1 ऑप्शन को क्या कर दो, टिक कर दो। और आईवीपी चेक करना बहुत मुश्किल नहीं है, x की वैल्यू 1 रखनी है, तो y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, -2। ये तो हुआ मेथड नंबर फर्स्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे करना है, आईवीपी को पुट करके। मेथड नंबर सेकंड, और जो इसका प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड तो आपको दिख ही रहा है, ये इक्वेशन आपको दे रखी। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, y डैश माइनस y अपॉन कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू लॉगरिथम x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, 3x। और इस इक्वेशन को देखते हो तो इक्वेशन कैसी नजर आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके अंदर, dy dx के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करना बताया था, कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दिस पार्ट, और प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं p की वैल्यू, p होता है y का कोफिशिएंट, तो माइनस के 1 अपॉन कितना आ गया, 3x। एंड q की बात करें तो q कितना हो गया, जो भी इसके इक्वल ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो log x प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, 3x। अब ध्यान दें क्या निकालते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, p dx। जैसे रखोगी कितना आ गया, e की पावर, ध्यान से देखो इंटीग्रेशन, माइनस के 1 अपॉन 3 को मैं बाहर ले रहा हूं, 1 अपॉन x और dx। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x, या log x बात कर लो, log x, और जैसे पावर कितना लगाओगे, x की पावर -1/3, तो नीचे आकर के कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 1/3। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस x की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय सॉल्यूशन क्या है इसका, ऑफ कोर्स y, dy by dx में दे रखा, तो सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस 1 अपॉन x की पावर 1/3, और जो भी आपकी q वाली क्वांटिटी है ये दे रखी है आपको log x प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, 3x, और dx प्लस कांस्टेंट। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो ये भी सिंपल सा ही है, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, कितना हो गया, इसको सेम रख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया, और y अपॉन x की पावर 1/3 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये x की पावर 1/3, इस 1/3 को आप कंप्लीट बाहर ले लीजिए और अंदर चलते हैं बॉक्स के अंदर। x की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4/3। तो इसको मैं कितना लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन log x अपॉन x की पावर 4/3। ठीक है, और इंटीग्रेशन इसका x के रेस्पेक्ट प्लस इंटीग्रेशन मैंने स्प्लिट कर दिया, ये 1 के साथ में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 4/3, और कितना आ गया, dx। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे इसको इंटीग्रेट करना है, यहां पे हम क्या करते हैं, आइलेट लगाते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, log x को फर्स्ट क्वांटिटी मान लेते हैं, और 1 अपॉन, या इसकी बात करें 1 अपॉन x की पावर, इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -4/3 को हम क्या करते हैं, सेकंड क्वांटिटी मान लेते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 1/3। इंटीग्रेट करते हैं, log x को मैंने कितना रखा, बाहर रख लिया, उसके साथ में x की पावर -4/3 आपके पास में इंटीग्रेट करोगे, x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस n प्लस 1, तो -4/3 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/3 आ जाएगा। नीचे माइनस के 1/3 आएगा तो ऊपर जाकर के इसको मैं इस तरह से लिख दूं, माइनस का कितना हो गया, 3 टाइम्स, ये कितना हो गया, log x अपॉन x की पावर 1/3। ध्यान से देखो, अंदर चलते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है, 1 अपॉन x।
और माइनस करेंगे 1/x, यहाँ पे x की पावर 1/3 का आपको वापस क्या -4/3 का वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कितना होगा, -3/x की पावर 1/3, माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, ध्यान से देखो बचा कितना इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे आपके पास में 3 ऑलरेडी है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे आपके पास में जो क्वांटिटी बची, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास में log x का तो कितना हो गया था 1/x। सेकंड वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कितना, 3 बाय ले लिया तो कितना हो गया x की पावर 1/3 और dx, और ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे वापस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 और कितना हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 3/x की पावर 1/3। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। ये पार्ट बचा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन वापस कर लेते हैं। कितना हो गया 1/3, ध्यान से देखो ये हो गया -3, ये हो गया log x की पावर 1/3 और अगेन x की पावर 4/3। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे कितना होगा -3, वापस ऊपर चला जाएगा तो माइनस कितना हो गया 9/x की पावर 1/3 आपका हो गया, और ये कितना हो गया -3/x की पावर 1/3। ये कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, दोनों क्वांटिटी सेम है तो ये कितना हो गया y/x की पावर, और देखो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया प्लस c आपका साथ में चल रहा है। ठीक है, ये प्लस c, जैसे इंटीग्रेट करेंगे y(x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 को भी मैं क्या करता हूं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस के कितना बच गया log x/x की पावर 1/3। ध्यान से देखो 9 और 3 कितना हो गया आपके पास में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बच गया आपके पास में 4 आपके पास में बच गया। ठीक है, तो ये कितने क्वांटिटी हो गया आपके पास माइनस के, ये हो गया आपके पास में 4 और 4 अपॉन कितना आ जाएगा x की पावर 1/3 और प्लस के कितना हो गया c। इस x की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में फ्रेम करके दिया हुआ, y इक्वल्स टू x की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया आपके पास में माइनस के log x। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस के 4 और प्लस के कितना हो गया c x की पावर 1/3। आंसर चेक करते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। अच्छा, अभी c की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन भी दी हुई है, सॉरी आपको आईवीपी दी हुई, इस आईवीपी को क्या करवाना आपको सेटिस्फाई कराना। ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू -1, तो सिंस y ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी -2, इसलिए देयरफॉर हम क्या करेंगे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू -2, तो ये कितना हो गया -2 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 पुट करोगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 आ गई -4 प्लस c, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2। यहाँ पे देखो ये -4 इधर आएगा, 4 - 2 कितना हो गया 2, यहाँ पे पुट करो तो y इक्वल्स टू कितना आ गया -2, या इसको इस तरह से लिख लो 2 टाइम्स x की पावर 1/3 माइनस के log x -4। एक बार चेक करते हैं क्या यही आंसर है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था अपने पास में 89, y इक्वल्स टू 2x की पावर 1/3 माइनस के log x -4, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेटर है कि क्योंकि आपको आईवीपी दी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि मैं आईवीपी को सेटिस्फाई करा के देखता हूं। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 89, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सब लोगों को ये अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। मैं रफ कर देता हूं, चलो इधर से रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर जो ऑप्शंस फ्रेम करके दिए हुए उसको भी देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो है 3। क्वेश्चन में दिया है dx/yz आपके हैं इक्वल्स टू dy अवर कितना दिया हुआ है zx इक्वल्स टू और dz अवर xy। आप ऑप्शंस देखते हो, चारों ऑप्शंस में जो फ्रेम करके दिया हुआ वो दिया हुआ पहला रिलेशन x और y में, दूसरा रिलेशन y और z के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके पास में साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है हम क्या करते हैं दो फैक्टर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि आप दो सॉल्यूशन निकालेंगे। आप अगर आंसर में देख रहे हो तो आंसर में भी ऐसा ही नजर आ रहा है, आपके पास में दो सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं, मींस दो पार्ट में सॉल्यूशन दिए हुए हैं। पहला फैक्टर आपके पास में x और y में रिलेशन है, दूसरा y और z में है, लेकिन वो जो रिलेशन है वो रिलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई नहीं आनी चाहिए। हम इस तरह से बात करें कि उन दोनों सॉल्यूशंस को आप डिवाइड करते हो तो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इस तरह से जगह दोनों सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए,
कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सॉल्यूशन तो मिल गया x माइनस वाई, दूसरा सॉल्यूशन आप इस प्रकार से निकाल रहे हो क्यों मिल गया 2 टाइम्स x माइनस वाई, तो भाई पहला दूसरा सॉल्यूशन जो है पहले सॉल्यूशन का कितना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं हुए। तो ऐसे आपको कोई दो सॉल्यूशन नहीं निकालने जो आपके पास में इंडिपेंडेंट ना हो या कहें कि डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। तो पहला हमारा क्या रहा है x और y में, तो हम क्या करते हैं पहले तो ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को। क्यों ले रहे हैं क्योंकि देखो z से z कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा y और x में बच गया, एंड सेकंड हम ले लेते हैं सेकंड एंड कौन सा थर्ड, ठीक है। तो वो कितना बच गया x से x कैंसिल, z और y यही हमें चाहिए था। ध्यान से देखो इसको लिखेंगे, ये हो गया dx अपॉन कितना हो गया yz इक्वल्स टू ये कितना हो गया dy ओवर zx, दोनों को साथ साथ ही कर लेते हैं। ये कितना हो गया सेकंड dy ओवर कितना हो गया zx इक्वल्स टू dz ओवर कितना हो गया xy, ठीक है। ध्यान से देखो ये x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे z से z कैंसिल आउट, ये dx है, dx के साथ में x वाली क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x dx इक्वल्स टू y dy, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ y dy इक्वल्स टू z dz, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे इंटीग्रेट करोगे ये तो हो गया x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसको लिख लो x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे इसको इधर ले आओ माइनस के y स्क्वायर बाई 2, और जो कांस्टेंट ले रहे हो वो भी आप कितना ले लो c बाई 2, बेटर रहेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इसी तरह से यहाँ पे कितना होगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू z स्क्वायर या माइनस z स्क्वायर बाई 2 और इक्वल्स टू c बाई 2। जैसे इसको करोगे ये कितना आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू c एंड y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू c, ठीक है। ऑप्शन मैच करो, कांस्टेंट यहाँ पे c1 c2 अलग अलग ले लो, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हो, c1 c2 ये आपके पास में हो गया, और आपका ऑप्शन है 3 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू c1 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू c2, ये आपका आंसर हो गया। कई बार जो आंसर है वो आंसर का फॉर्म जो है वो फ्रेम करके दिया जाता है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ध्यान देखना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये c1 कांस्टेंट होगा। ऑफ कोर्स ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये कांस्टेंट जो होगा इस कांस्टेंट का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, या इसको इस तरह से फ्रेम कर देते हैं। कई बार शायद एक क्वेश्चन आया हुआ भी है f ऑफ y माइनस z स्क्वायर, इस तरह से भी इसको कई बार फ्रेम करके लिखा जाता है। तो ध्यान देना ये था क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक पार्ट नंबर 10 के अंदर। अब मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।